नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। दिल्ली की जहरीली सर्दी से आपको मैं रूबरू करवाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक पहुंचानी जरूरी है। खबर यह है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर अब बैन लगा दिया गया है। कैबिनेट सचिवालय की ओर से इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी किया गया है और मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को सर्कुलर की जानकारी दे दी गई है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए रवि त्रिपाठी का अब रुख करते हैं। रवि, आनन फानन में अचानक इस फैसले के पीछे की वजह? देखिए, आनंद फानंद में नहीं है। इसके पीछे आप अगर बैकग्राउंड देखें तो कई बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कई मंत्रियों को डांट भी लगाई थी इसके लिए। आप ध्यान रखें तो कई बार उन्होंने भाषण में कहा है कि लोग जो है बात सुनने के बजाय मोबाइल में लगे रहते हैं कई मंत्री। तो इस बात की शिकायत भी थी और हो सकता है कि सारा मामला अभी जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं लीक होने वाली बात भी है कि कई बातें कहीं लीक ना हो जाए, कोई बात बाहर ना जाए, इस वजह से भी इसको लिया गया। लेकिन ये बात अभी पुख्ता नहीं है। लेकिन पहले से भी प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि मोबाइल में कई बार लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं, बातचीत और होती रहती है लेकिन किसी का ध्यान बातचीत पर नहीं रहता कई मंत्रियों का। तो कई मंत्रियों को इससे पहले भी डांट पड़ चुकी है कुछ मामले को लेकर, और अब अगर ये फैसला लिया गया है तो इसमें दोनों है, एहतियात के तौर पे भी कि कुछ बातें कहीं बाहर ना निकले, कुछ बात इंपॉर्टेंट चीज, और दूसरी चीज ये है कि आपको कहीं ना कहीं लोग कंसंट्रेट करें। किसी मतलब दूसरे मंत्रालय का मामला अगर डिस्कस होता है तो कई बार होता है कि दूसरे मंत्री का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो सब लोग उस बात को ध्यान से सुने, गौर से सुने, इसलिए भी इसको रखा गया है। अच्छा रवि, अब तक तो ये सर्कुलर बहुत से मंत्रियों के पास पहुंच चुका होगा, किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं? एकदम कैंडिड रिएक्शंस बताइएगा। आप जानते हैं कि किसी भी मंत्री की हिम्मत नहीं है कि मोदी सरकार के कोई फैसले के खिलाफ कुछ बोल पाए, लेकिन सबको ऐसा लगता है। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे तो हम लोग को भी कई बार मंत्रियों ने अपने मोबाइल बाहर रख के अपने पास आने का कहा था। शुरुआती दिनों में जब सरकार बनी थी तो कुछ खबरें लीक हो रही थी, कुछ बातें बाहर आने की आशंका थी, कुछ डर लग रहा था, तो कई मंत्रियों ने ऐसा किया था कि पत्रकार को भी मोबाइल अपना बाहर रख के उनसे मिलने की बात थी। धीरे धीरे वो चीजें मंत्रियों पर लागू होने लगी है क्योंकि ये भी कहीं मिलने जा रहे हैं, चाहे कैबिनेट में बैठ रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में बैठते हैं, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में बैठते हैं, तो हो सकता है सभी मीटिंगों में इनका मोबाइल बैन हो। एक तो सीरियसनेस, क्योंकि सीरियस रहे, जो भी टॉपिक पर बात हो उस पर ध्यान दें, उसको गौर करें, और दूसरा कहीं ना कहीं कोई बात बाहर न जाए, ये भी ध्यान रखना है। मतलब कंसंट्रेशन भी है और लीक ना हो खबरें, ये भी है। यानी कंसंट्रेशन तो एक बहाना है, लीकेज का डर जो है वो सता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। अब लौट कर आते हैं हमारी इस खास पेशकश की तरफ। दिल्ली की सर्दी को हम जहरीला क्यों कह रहे हैं, अब से कुछ ही देर में आपके सामने। बारिश ने जब दिल्ली को भिगोया तो लगा कि अब प्रदूषण से कुछ राहत मिल जाएगी। लगा कि बदलते मौसम के साथ पोल्यूशन भी बाय बाय बोल देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली की हवा और जहरीली हो चुकी है और हवा में घुला ये जहर आपकी जिंदगी से 6 साल कम कर चुका है। इतना ही नहीं, सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली की हवा में और जहर घुल चुका है। कि हवाएं अगर नॉर्थ वेस्ट से आ रही हैं, अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई पॉल्यूशन है तो उसका थोड़ा बहुत पार्ट ज़रूर साउथ ईस्ट की तरफ आएगा, जिसको हम हवाओं के साथ किसी चीज़ का बहना हम बोल सकते हैं। तो उसको दिल्ली ना कह के, बल्कि वो तो दिल्ली से अगर थोड़ा बहुत कोई नॉर्थ वेस्ट में अगर कुछ एडवर्स वेदर या धुआं वगैरह कुछ होता है तो उसका असर थोड़ा बहुत ज़रूर आता है। ठंड ने अभी ठीक से दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन राजधानी में एयर पोल्यूशन का स्तर खतरे को पार कर चुका है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि मौसम में बदलाव के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर और उसकी शक्ल भी बदल जाती है, और सर्दी में तो ये आपके लिए और ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। दिल्ली वालों का सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ की हवा में घुला वो कण है जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाता है। वैसे तो इन पर्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है, लेकिन ये छोटे छोटे कण आपके लंग्स का दम घोट देते हैं। बाल के मुकाबले ये 30 गुना तक छोटे होते हैं, जो सीधे जाकर आपके फेफड़ों से चिपक जाते हैं। जो हमारी फसलें जलाई जाती हैं उनमें जो है राख और धुआं उठता है,
वो भी PM 2.5 और PM 10 और सूट को यानी कि राख को हवा में फेंकता है और ये अपने इरिटेशन के इफेक्ट से दमे को, अस्थमा और COPD दोनों को जो है और बढ़ा सकते हैं। यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि आप पर्टिकुलेट मैटर को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, पर इसका सामान्य स्तर पर रहना जरूरी है। आप देखिए कि ये RK पुरम का रियल टाइम डेटा है और इस वक्त ये PM 2.5 की वैल्यू है जो सेफ लिमिट है वो 60 होती है और उससे आप देख सकते हैं कि 3 गुने से भी ज्यादा इस वक्त PM 2.5 की वैल्यू है। अब सवाल ये कि सर्दी में दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली क्यों हो जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। मौसम के हल्का ठंडा होते ही आमतौर पर लोग आग का सहारा लेते हैं। इसके अलावा किसान भी खेतों में फसलों की कटाई के बाद फूस को आग के हवाले कर देते हैं। नासा के उपग्रह से मिली जानकारी ये बताती है कि फसलों के फूस जलाने का काम जारी है और हवा में जहर पहले ही घुल चुका है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद दिल्ली के आसपास ईंट की भट्टियां अब भी मौजूद हैं। प्रदूषण फैलाने के मामले में ये ट्रैफिक जितनी ही जिम्मेदार है। IIT कानपुर की एक रिपोर्ट बताती है कि सर्दियों में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं गर्मी के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ठंड में PM 10 और PM 2.5 फैलाने में ट्रक और दोपहिया वाहन 25% तक जिम्मेदार हैं, जबकि गर्मियों में प्रदूषण फैलाने के मामले में गाड़ियां 6 से 7% तक जिम्मेदार रहती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण रोक पाने में ऑड इवन आखिर क्यों नाकाम रहा। अफसोस कि ये बात दिल्ली सरकार की समझ में नहीं आ रही। देखिए, ऑड इवन ना एक इमरजेंसी मेजर है, वो रोज रोज नहीं किया जा सकता। जब भी जरूरत पड़ेगी, लगेगा बहुत ज्यादा दिक्कत है तो देखेंगे, परंतु रोज करने वाली चीज नहीं है। NGT ने दिल्ली सरकार से कहा है कि सड़कों पर से ट्रैफिक कम करने के तरीके खोजे जाएं। दिल्ली की हवा में सुधार के लिए डेस्टिनेशन बसेस का सुझाव भी NGT ने दिया है। मकसद ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार हो और लोग अपनी निजी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें। साफ है, हवा में तीर मारने से काम नहीं चलेगा। प्रदूषण से निपटना है तो स्ट्रैटेजी बनानी होगी और बदलनी होगी अपनी सोच। दिल्ली से अश्विनी कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, हाल ही में टेरी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो ने दिल्ली में हवा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर एक सर्वे रिपोर्ट जारी की थी और उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में PM 2.5 से होने वाला 43% पोल्यूशन दिल्ली NCR के बाहर से आता है। 47% पोल्यूशन या प्रदूषण के लिए दिल्ली NCR जिम्मेदार है। दिल्ली की इसमें भागीदारी करीब 32% तक है, जबकि NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन यानी नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद, वहां से 25% तक प्रदूषण आता है या 25% ये 3 इलाके इसके लिए जिम्मेदार है। नासा के अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी EOSDIS वेबसाइट पर कुछ पिक्चर्स जारी की गई है। इनमें पंजाब और उत्तरी हरियाणा में उन जगहों को दिखाया गया है जहां फसलों की कटाई के बाद फूस को जलाया गया था। हमने ये खबर आपको याद होगा दिखाई भी थी। इसमें दिखाया गया था कि 8 अक्टूबर से एक ही तरह से उन्हीं स्थानों पर में इन्हें जलाया जा रहा है और जहर दिल्ली को कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा है। लिहाजा दिल्ली की एयर क्वालिटी 2015 की तुलना ज्यादा खराब होने की आशंका है। इंडियन ओपन डेटा एसोसिएशन ने 20 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच दिल्ली NCR की 19 जगहों पर पोल्यूशन के आंकड़े इकट्ठा किया। कहीं कहीं तो हद पार हो गई। PM 10 का सामान्य स्तर 100 और 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर माना गया है। पंजाबी बाग में 190, आनंद विहार में 334, नोएडा मोड़ पर 122, गुरुग्राम यानी गुड़गांव सेक्टर 66 में 132, कुतुब प्लाजा में 421 और द्वारका सेक्टर 22 में 203 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसे पाया गया है। अब हो सकता है टेक्निकली आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हो कि क्या है ये आंकड़े, तो आप डॉक्टर से समझिए कि पोल्यूशन की वजह क्या है और कैसे ये आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाता है।
नली है। नॉर्मली इसके जो बीच का ये जो रास्ता है ये बिल्कुल साफ और खुला होना चाहिए। अस्थमा में चाहे वो एलर्जी या इरिटेशन से हो, ये रास्ता थोड़ा सा नैरो यानी कि कम हो जाता है। और अगर ये बार बार हो तो एलर्जी, इन्फेक्शन या इरिटेशन से निजात पाने के लिए हमारा जो फेफड़ा है वो बलगम या म्यूकस बनाता है, और ये अगर बार बार बने या बनी रहे तो ये परमानेंटली ब्लॉक कर सकती है। देखिए, जो एयर पोल्यूशन है ये दुनिया भर में मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण है। आप थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं कैसे ये सबसे बड़ा कारण है। वायु प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया में अस्थमा का दम घोटने वाला डिजीज या ये कहीं परेशानी हो रही है। अस्थमा यानी दमा हो जाता है। इसके अलावा कई और सांस संबंधित दूसरी बीमारियां भी होती है। ब्रोंकाइटिस, इसका भी खतरा बना रहता है एयर पोल्यूशन की वजह से। ये जो आप फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, आपकी गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं जो आप देख रहे हैं, ये कितना आपके लिए खतरनाक होता है। यहाँ तक कि हवा में फैले जहर की वजह से आपकी स्किन, आजकल तो बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं अपनी स्किन को लेकर परेशान रहते हैं। ये स्किन क्यों खराब हो रही है आपकी? आपको पता है, पोल्यूशन की वजह से। और बहुत लेवल आगे चले जाए तो स्किन की कैंसर का शिकार भी आप हो सकते हैं, दिल की बीमारी भी आपको हो सकती है, स्ट्रोक पड़ सकता है। एयर पोल्यूशन छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बहुत खतरनाक है। कैसे वैक्सीन प्रोड्यूशन का असर जो है वो कम करने में मददगार होता है और कब है इसका सही वक्त, ये भी आप डॉक्टर से जानिए। फ्लू और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए जो दमे या हार्ट की बीमारियों के मरीज हैं उनके लिए वैक्सीन्स हैं। तो फ्लू सीजन जो कि अब अक्टूबर एंड और नवंबर से शुरू होगा, उसकी वैक्सीन लगवाने का ये सही समय है। तो हर साल एयर पोल्यूशन से लाखों लोगों की मौत हो रही है। एयर पोल्यूशन से निपटने का तरीका कैसा है, आसान है, मुश्किल है, ये आप इन सारी चीज़ों को जो अभी कुछ ही सेकंड में आपके सामने स्क्रीन पर होगी उसे देखकर समझ जाएंगे। नियमों पर अमल नहीं किया जाता है, आसान है ये नियम, अपनी जिम्मेदारी हम भूल जाते हैं कि जान बचानी है तो कुछ काम तो हमें करना ही पड़ेगा। ये काम क्या है? कारखानों को शहरी फील्ड या शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत रईस लोग हो, कारखानों में काम करते हो या कारखानों में काम करवा रहे हो, आपको एक स्टेप तो आगे लेना ही पड़ेगा। आउटस्कर्ट्स में जाइए, दूर जाइए, बिना धुएं के चूल्हे और सौर ऊर्जा का जो है इस्तेमाल करना हमें शुरू करना होगा। आप कम से कम धुएं वाला ईंधन इस्तेमाल कीजिए, जंगलों के अंधाधुंध कटाई को रोक दीजिए, खुले में जानलेवा धुआं निकलने वाला जो कचरा है वो तो कतई ना जलाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को आप जागरूक कीजिए, उसके बारे में थोड़ा और पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए, खुद को बीमारियों से बचाने के लिए मास्क पहनकर बाहर निकलने की आप कोशिश कीजिए।